हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ यूजफुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है प्लास्टिक्स के ऊपर। हमने देखा है कि कितने वेरियस फॉर्म्स में प्लास्टिक्स हम तक अवेलेबल होते हैं। हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के ऊपर। हमने दो टाइप्स देखे थे प्लास्टिक्स के। सबसे पहले हमने बात करी थी थर्मोप्लास्टिक्स के ऊपर, फिर इसके बाद में हमने बात करी थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको जब आप हीट करते हो तो ये मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने के बाद आप जो भी इनको डिज़ायरेबल शेप देना चाहते हो, ये वो डिज़ायरेबल शेप अटेन कर लेते हैं। फिर आप इनको कूल डाउन करवाते हो, सॉलिडिफाई करवाते हो और एक सॉलिड प्लास्टिक आर्टिकल आपके सामने रेडी हो जाता है। अब सेम आप इस प्लास्टिक आर्टिकल को फिर से आप हीट करा सकते हो। फिर से हीट कराने पर ये फिर से मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने के बाद दोबारा से आप इनको, अगर इनका शेप चेंज करना चाहते हो तो आप इनका शेप चेंज करके एक नए शेप का प्लास्टिक आर्टिकल रेडी कर सकते हो। ये कौन है? ये हमारे थर्मोप्लास्टिक आर्टिकल्स हैं। जब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज जो कि केवल एक ही बार हीट होने पर मेल्ट होते हैं। आपके पास एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसको आप हीट करोगे, वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद में आप उसको एक शेप प्रोवाइड कर देते हो, है ना। अब ये जो शेप है, ये शेप होगा उसका परमानेंट शेप, यानी कि अब जो शेप आपने बनाया है वो कूल डाउन होगा, सॉलिडिफाई होगा, आपके पास एक सॉलिड पार्टिकल या बोल सकते हो कि सॉलिड प्लास्टिक का आर्टिकल आ जाएगा। अब इस सॉलिड प्लास्टिक के आर्टिकल को दोबारा से आप हीट करके इसका शेप चेंज करवाने की कोशिश करोगे ना, तो नहीं होगा। यानी कि हमारे जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, जिस समय वो बनाए जाते हैं, फर्स्ट टाइम जब उनको हम शेप देते हैं, उस समय केवल ये हीट होकर के मेल्ट होते हैं। जब ये अपना शेप एक बार अटेन कर लेते हैं तो वो उनका परमानेंट शेप होता है। और दोबारा से अगर आप सोचो कि जैसे कि हम थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करके उनका शेप चेंज करवा रहे हैं, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ पॉसिबल नहीं है। एक बार जो शेप मिल गया सो मिल गया, वो शेप होगा परमानेंट। अब वो दोबारा कभी हीट होकर के मेल्ट नहीं होंगे। ये सारी बातें हमने करी थी अपने प्रीवियस सेशन में। आज के सेशन में हम बात करते हैं प्लास्टिक्स की कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि आखिर हम जो वेरियस फॉर्म्स में जो डिफरेंट टाइप्स के हम प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली बेसिस पे, तो वो क्यों कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे आज हम देखेंगे कि आखिर प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, तो उसकी कुछ यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ के कारण। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने है कि प्लास्टिक इज़ केमिकली अनरिएक्टिव। प्लास्टिक हमारा क्या होता है? केमिकली अनरिएक्टिव होता है। यानी कि हमारा जो प्लास्टिक है ना, वो ज़्यादा किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। मतलब कि इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमें जो है ना अपना कोई फूड आइटम है जिसको हमें स्टोर करना है। अब स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट है। अब कंटेनर कैसा हो सकता है? कंटेनर एक मेटल का भी हो सकता है, वहीं हमारे पास एक प्लास्टिक का भी कंटेनर है, ठीक है। अब हमें जो चीज़ स्टोर करनी है, फूड आइटम जो हमें स्टोर करना है, उसके लिए हमने सोचा कि हम प्लास्टिक नहीं लेते हैं, हम जो है ना मेटेलिक कंटेनर में ही स्टोर करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मेटेलिक कंटेनर आपने लिया, उसमें आपने जो है ना सपोज़ गेहूँ, जो हमारा साल भर का जो गेहूँ आता है एक साथ, सपोज़ वो हमने जो है ना उस मेटल कंटेनर में डाल करके अपने गेहूँ को स्टोर उसमें कर दिया। लेकिन हुआ क्या, ये जो मेटल कंटेनर था ये बेसिकली मेटल है, और मेटल हम सबको पता है कि जैसे ही एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है? जंग लग जाती है। यानी कि ये करोड हो जाते हैं, इनमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, रस्ट डेवलप हो जाती है। यानी क्या बोल सकते हो कि ये फिजिकली क्या हो जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। अब अगर आपके पास जंग लगा हुआ कोई मेटेलिक कंटेनर है, तो क्या आप उस रस्टेड मेटेलिक कंटेनर में कोई भी अपने खाने पीने की चीज़ रखोगे क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बातें नहीं, क्योंकि आपका कंटेनर ही ख़राब है, तो उसके अंदर आप कोई भी फूड आइटम रखोगे तो वो भी नेचुरली ख़राब हो ही जाएगा ना। तो फिर इसके बाद में हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है कहाँ?
अपने प्लास्टिक कंटेनर्स के ऊपर कि भैया जाने दो मेटेलिक कंटेनर्स को, हम तो प्लास्टिक कंटेनर को ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर को तो आप कितना भी हवा में रख दो, एयर में रख दो, ऑक्सीजन में रख दो, वो ऐसा जो है ना आप बोल सकते हो कि फिज़िकली उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है, उनमें कोई जंग नहीं लगती है, कोई ऑक्साइड्स वगैरह का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, वो 1 साल पहले जैसे थे 1 साल बाद भी वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक के लिए हम बोलते हैं कि वो केमिकली अनरिएक्टिव है। जैसे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट कर गए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए, प्लास्टिक हमारे रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सो वी नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड और कोरोडेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, वाटर एंड मॉइस्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया जंग लग जाती है, दिस इज बिकॉज मेटल्स आर केमिकली रिएक्टिव। मेटल्स जो है ना केमिकली रिएक्टिव होते हैं। जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला ही है वो चैप्टर, वहाँ भी हम देखेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में कि किस तरीके से अलग अलग मेटल जो है ना अलग अलग तरीके से रिएक्शन जो है ना शो करता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आयरन की, है ना, लोहे की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो बहुत जल्दी जो है ना जंग पकड़ लेती हैं। यानी कि अगर आप उनको एयर में रख दोगे, है ना, मॉइस्चर में रख दोगे, ऑक्सीजन के सामने रख दोगे, तो वो रस्ट हो जाती है ना, रस्टिंग उसमें हो जाती है, कोरोड हो जाते हैं। वहीं कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप कितना भी जो है ना एयर में एक्सपोज कर दो, उन पे किसी भी तरह की रस्टिंग नहीं होती है, वो कोरोड नहीं होते हैं। ऐसे भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। हमारे गोल्ड और सिल्वर, है ना, हमारे घर पे जो जितनी भी लेडीज़ होती हैं, जितनी भी गर्ल्स होती हैं, वो सब गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पहनती हैं। सालों साल जो है ना हमारी मम्मियाँ ईयररिंग्स और बैंगल्स वगैरह सब पहने रहती हैं, चेन्स वगैरह पहने रहती हैं। क्या वो कभी कोरोड होती है? क्या उनमें कभी जंग लगती है? नहीं, है ना। तो आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, हमने जो मेटेलिक कंटेनर लिया था अगर वो लोहे का बना है तो उसमें जंग लग सकती है। तो एक काम करते हैं, हम लोहे का कंटेनर लेते ही नहीं हैं, हम मेटेलिक कंटेनर लेते हैं। लेकिन ये मेटेलिक कंटेनर किसका होगा? वो गोल्ड का हो सकता है, वो सिल्वर का हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो करोड़ होते नहीं हैं। लेकिन क्या इतने बड़े बड़े मेटेलिक कंटेनर्स आयरन, गोल्ड और सिल्वर के रखना पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर हमें स्टोरेज के लिए मेटेलिक कंटेनर्स लेना हो तो या तो वो आयरन के ही मोस्टली बने होते हैं, या एल्यूमिनियम के होते हैं, या स्टील के होते हैं, या कॉपर वगैरह के होते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो केमिकली आप बोल सकते हो कि रिएक्टिव होते हैं, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि वो रिएक्शन शो कर ही देते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने प्लास्टिक्स की तो ये अनरिएक्टिव होते हैं। पहले के टाइम पे जो हमारे एसिड वगैरह होते थे, आजकल के टाइम पे जितने भी आप बोल सकते हो कि टॉयलेट क्लीनर्स आते हैं, हार्पिक हो गया और सैनिफ्रेश वगैरह हो गया, ये सब आपने देखा होगा कि आजकल प्लास्टिक के बॉटल में आते हैं। पहले के टाइम पे ये हार्पिक वगैरह नहीं चलते थे, ये सिंपल जो है ना एसिड चलता था, और एसिड से ही जो है ना टॉयलेट वगैरह क्लीन किए जाते थे। तो पहले के टाइम पे जो एसिड्स होते थे वो कांच की बॉटल में आते थे, ग्लास बॉटल्स में आते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक तो कांच की बॉटल जो होती हैं वो काफ़ी भारी होती हैं, और प्लस ये कि अगर गलती से कांच की बॉटल हैंडल करते टाइम छूट गई, है ना, जिसमें एसिड भरा हुआ है, तो वो पूरे जगह में एसिड फैल जाएगा, और एसिड कितना स्ट्रांग होता है ये हम सबको पता है। तो आप बोल सकते हो कि ये एक ड्रॉबैक है ना ग्लास की बॉटल्स को यूज़ करने का। तो फिर जब से प्लास्टिक आए तो लोगों ने सोचा कि यार ये बढ़िया है, हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं एसिड को स्टोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है एसिड के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, एसिड का जो कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज नहीं होगा, प्लस इनकी हैंडलिंग भी जो है ना, इनकी स्टोरेज भी जो है आसान हो जाएगी। मतलब कि कितना भी आप इनको ज़ोर से ऊपर से नीचे फेंक दो, ये टूटेंगे नहीं और एसिड जो है फैलेगा नहीं। तो केमिकली अनरिएक्टिव होने का प्लास्टिक का ये एक फ़ायदा है कि आप इसमें कितनी भी पॉइजनस, कितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ना आप आसानी से स्टोर कर सकते हो, जो कि आप मेटेलिक कंटेनर्स में नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद में प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ एयर होना चाहिए, ये एयर एंड वाटर। ड्यू टू दिस प्लास्टिक्स आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इसीलिए वो किसी भी तरह के कोरोजन से वो रेजिस्टेंट रहते हैं। इन अदर वर्ड्स प्लास्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वेदर। प्लास्टिक को कोई वेदर का असर नहीं पड़ता है कि आज बारिश हो रही है तो आज ठंड है तो आज गर्मी है, प्लास्टिक को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो जैसा है एक साल पहले जैसा था, एक साल बाद भी वो वैसा का वैसा रहेगा। सिंस प्लास्टिक्स आर अनरिएक्टिव एंड रेजिस्ट कोरोजन, द प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। मैंने आपको बताया ना कि कितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, कितना भी हार्मफुल सब्सटेंस हो, आसानी से उसको प्लास्टिक में स्टोर किया जा सकता है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली, पहली समझ में आ गई ना कि प्लास्टिक्स अनरिएक्टिव होते हैं। फिर इसके बाद में है कि प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका एप्लीकेशन जो है ना हमने अपने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी देखा हुआ है कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर आपके पास क्या है, एक सपोज फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन में अगर आपने हैंडल लगा करके रखा है किसका, प्लास्टिक का, है ना, तो फ्राइंग पैन, जब आप फ्राइंग पैन में कुछ भी खाना रख करके उसको कुक करोगे तो फ्राइंग पैन गर्म होगा, ठीक है। फ्राइंग पैन से ये जो हीट है इसकी, बेसिकली अगर फ्राइंग पैन गर्म हो रहा है इसका मतलब क्या, उसमें हीट है, इसकी जो हीट है वो कहाँ तक जाएगी, हैंडल तक जाएगी। तो जब हम इस हैंडल को पकड़ेंगे तो टेक्निकली होना क्या चाहिए था कि हमको भी वो चीज़ गर्म लगनी चाहिए थी, लेकिन गर्म लगी नहीं। क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये जो हमने प्लास्टिक का हैंडल यूज़ करा है ना, ये हीट को कंडक्ट करता ही नहीं है। यानी कि भले वो खुद गर्म हो रहा है लेकिन वो जो गर्माहट है, वो जो हीट है वो हम तक नहीं पहुँचाएगा। क्यों? इसी को तो हम कहते हैं पुअर कंडक्शन ऑफ हीट, कि उस हैंडल तक तो हीट पहुँच रही है लेकिन हैंडल हम तक नहीं पहुँचा पा रहा, यानी कि कंडक्शन नहीं हो पा रहा। हैंडल आप बोल सकते हो कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है। और सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा प्लास्टिक है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करवा पा रहा। ऐसा नहीं कि हीट उस तक पहुंच नहीं रही है, पहुंच रही है। वो तो हैंडल की क्वालिटी ऐसी है, प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो मेल्ट हो नहीं रहा है उस हीट से, क्योंकि बेकेलाइट का बना हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर। तो हैंडल जो है उस तक हीट तो पहुंच रही है लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचा पा रहा। इसी को हम कहते हैं पुअर कंडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्शन की, तो हम सबको पता है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं, वो किसके होते हैं, बेसिकली मेटेलिक वायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो करंट को अच्छी तरीके से कैरी करते हैं। और डिटेल में हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हुआ क्या कि हमारे जो घरों में जो बिजली के तार होते हैं उन सब में मेटेलिक वायर्स होते हैं और वो मेटेलिक वायर्स जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं। अब अगर आप यूं ही उन मेटल वायर्स को जा कर के छू लोगे तो करंट लग जाएगा। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड हम क्या करते हैं, उन बिजली के तारों के ऊपर एक इंसुलेशन की, आप बोल सकते हो कि कवर, इंसुलेशन का कवर या उसकी कोटिंग जो है ना रैप कर देते हैं। तो अगेन वो इंसुलेशन की कोटिंग कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि वो हीट को जो है ना थोड़ा सा सहन कर पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कहीं से तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो अगर आप मेटेलिक वायर्स के ऊपर जिसमें कि करंट बह रहा है, ऐसे मेटेलिक वायर्स के ऊपर आप कोई इंसुलेशन चढ़ा रहे हो, कोई कवरिंग चढ़ा रहे हो, तो उसको कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो वो थोड़ा सा हीट को जो है ना कंट्रोल कर पाए। ये नहीं कि करंट बहा, हीट हुई और जो है ना वायर जो है आपका जो इंसुलेशन है वो मेल्ट हो गया वहीं का वहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। प्लस दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। भाई मेटेलिक वायर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने का मतलब क्या है, इंसुलेशन उनमें प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर हम उन तारों को छुए भी तो भी हमको जो है ना करंट ना लगे। तो करंट ना लगे यानी कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ना हो। जैसे कि हमारा ये जो हैंडल था प्लास्टिक का, ये हीट कंडक्ट नहीं कर रहा था ना। सिमिलरली जो मेटेलिक वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन की कवरिंग होती है, उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भले ही उस तक जो है ना इलेक्ट्रिक करंट पहुंचे लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट को ये हम तक कंडक्ट ना करवा पाए, ठीक है। तो प्लास्टिक्स डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सो दे कैन बी यूज्ड एज इंसुलेटर्स। इनको हम इंसुलेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स बीइंग पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज्ड वेयर हीट इज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम रीचिंग आवर हैंड्स, ठीक है। प्लास्टिक्स को हम क्योंकि ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि हमारे हाथों तक हीट पहुँचे। फॉर एग्जाम्पल हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स जैसे कि फ्राइंग पैन्स हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, आर मेड ऑफ प्लास्टिक सो दैट वी कैन होल्ड हॉट कुकिंग यूटेंसिल्स सेफली विदाउट गेटिंग आवर हैंड्स बर्न। तो हम आसानी से, कितना भी गर्म हो फ्राइंग पैन, है ना, कितना भी गर्म हो प्रेशर कुकर, हम आसानी से उन गर्म बर्तनों को उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं बिना अपने हाथों को जलाए। क्यों? क्योंकि हैंडल्स बने हैं प्लास्टिक के। Since plastics are poor conductors of electricity, they are used as electrical insulators. For example, electrical wires have plastic covering as insulation so as to protect us from electric current passing through them. जैसे कि मैंने आपको बताया कि insulation का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है मेटेलिक वायर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, अब वो करंट हमको ना लगे इसलिए हम कवर कर देते हैं। कवर भी कैसा? प्लास्टिक का। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हम तक इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवाता। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, आपने देखा होगा अगर आपके घर में कभी इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं
तो अगर आप उनसे बोलोगे कि भैया ये वाला सॉकेट जो है ना काम ही नहीं कर रहा है, हम प्लग लगाते भी हैं, स्विच ऑन करते भी हैं, लेकिन करंट नहीं आता, तो वो क्या करता है, आपके सॉकेट में यूजुअली ऐसे जो 3 होल्स होते हैं, ठीक है, तो इन 3 होल्स में हमारे जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है जिसको हम टेस्टर कहते हैं, ठीक है। टेस्टर कैसा होता है, बेसिकली मेटेलिक उसकी टिप होती है और ऊपर हम बोलते हैं कि ऐसी रबर की एक कवरिंग होती है और उस रबर की कवरिंग के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का एक और हैंडल होता है। क्या बोला मैंने, एक हम टेस्टर की बात कर रहे हैं जो कि हमारे जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो कॉमनली यूज़ करते हैं। तो मेटल की एक आप बोल सकते हो कि टिप होती है, ठीक है। फिर ये मेटल की टिप और अंदर तक भी जाती है, यहाँ तक जाती है। मेटल टिप थोड़ी सी होती है, उसके ऊपर एक रबर की कवरिंग होती है, रबर की कवरिंग के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जो है आप बोल सकते हो कि हैंडल होता है या कैप लाइक होता है। तो ये जो मेटेलिक टिप आपको दिख रही है ना, ये कहाँ तक जाती है, ये पूरे ऊपर तक, ये जो प्लास्टिक का जो हैंडल है वहाँ तक जाती है। और प्लास्टिक के हैंडल के पास जाकर के, मतलब उसके अंदर जाकर के यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना बल्ब भी लगा होता है। टेस्टर की मैं आपको डिज़ाइन बता रही हूँ कि टेस्टर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो ऊपर हम बोलते हैं कि एक बल्ब लगा होता है। अब ये जो प्लास्टिक का हैंडल है, जो कैप है, इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। क्यों ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली इस टेस्टर का काम होता है ये पता करना कि कहाँ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो हो रहा है। तो अगर आपने बोला कि भैया इस सॉकेट में जो ना करंट ही नहीं आता है, कितना भी हम इसको ऑन कर लें, कोई भी चीज़ जो है ना इससे चालू होती नहीं है, तो इलेक्ट्रिशियन क्या करेंगे, इस टेस्टर को पकड़ेंगे और ये जो मेटल की टिप है ना, इसको ये जो आपके सॉकेट में जो 3 होल्स होते हैं उनमें जो है इंसर्ट करके देखेंगे। अब होगा क्या, अगर तो सॉकेट में करंट आ रहा होगा तो ये करंट कहाँ जाएगा, मेटल टिप में जाएगा। मेटल टिप के बाद हम बोलते हैं कि ऊपर जो छोटा सा बल्ब लगा है वहाँ तक जाएगा। अगर करंट है तो मेटल टिप से जो करंट है वो ऊपर तक कंडक्ट होगा और जो बल्ब है वो जल जाएगा। तो अगर बल्ब जला तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा करंट फ्लो हो रहा है, और अगर बल्ब नहीं जला इसका मतलब क्या, कि करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है ताकि दिखे तो कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। या अगर ट्रांसपेरेंट नहीं भी होता है तो ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है कि कम से कम आपको कलरफुल लाइट तो दिखाई दे। तो ये काम हुआ किसका, हमारे टेस्टर का, ठीक है। तो टेस्टर में देखो मेटेलिक टिप है, मेटल की स्ट्रिप होना जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली मेटल ही इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करके कहाँ ले जाएगी, बल्ब तक लेकर के जाएगी, और बल्ब के जलने से पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन देखो ऊपर जो है इंसुलेशन किसका दिया रहता है, कैप किसकी बनाई गई है, प्लास्टिक की बनाई गई है। भाई अगर आपका बल्ब जल रहा है टेस्टर का, इसका मतलब क्या कि यहाँ तक करंट आ रहा है। अब अगर ये वाला जो आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक का कवर ना हो, कैप ना हो, तो क्या होगा, टेस्टर को पकड़ोगे तो करंट लग जाएगा। तो इस करंट ना लगे इलेक्ट्रिशियन को, इसीलिए इस टेस्टर के ऊपर प्लास्टिक की जो है ना एक कैप बना दी जाती है, हैंडल बना दिया जाता है कि टेस्टर से डिटेक्ट भी हो जाए कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इलेक्ट्रिशियन को करंट भी ना लगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एज इंसुलेशन सो एज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू देम। द हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स used by electricians are also made of plastic because it is an electrical insulator. Electric switches, plugs और ये सब वगैरह जो है प्लास्टिक कवर्स में आते हैं, है ना। जितने भी हमारे स्विचेस होते हैं, प्लग्स वगैरह होते हैं, ये सब प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ये हुई क्या हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। ये बात तो बिल्कुल सच है, मतलब आप जो शेप देना चाहो प्लास्टिक को वो शेप आप देख सकते हो। टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो कितने फाइन होते हैं, कितने पतले होते हैं ना, अलग अलग शेप के होते हैं, मतलब उनकी जो डिज़ाइन होती है, उनका जो पैटर्न होता है, तो अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग डिज़ाइन में जो है ना प्लास्टिक, वो जो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं आप उनको बना सकते हो। टूथब्रश के ब्रिसल्स भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। बच्चों के जो डिफरेंट टॉयज़ होते हैं, है ना, टॉयज़ भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो कितनी सुंदर सुंदर डॉल्स होती हैं, है ना, कार्स होती हैं और ट्रेन्स वगैरह होती हैं, वो सब किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो सिंस plastics can be easily molded, they are used to make large variety of articles or objects having different shapes and sizes. जो shape बोलो, जो size बोलो, सब मिलेगा। such as buckets, mugs, furniture में हम बोलते हैं कि टेबल चेयर वगैरह बनाई जाती है ना, हमारी स्टडी टेबल एक्सेट्रा। बैग्स वगैरह हो गए, शीट्स हो गई, ठीक है, पेपर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, टॉयज, कोम्स, टूथब्रश एक्सेट्रा। द लिस्ट इज एंडलेस। आप अपने घर में खुद जा कर के अभी चेक करना कि कितने ऐसे प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। आपके पास आपका अलार्म क्लॉक होगा,
हो सकता है कि आपके पास एक नाइट लैम्प हो, है ना, बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस जो है ना वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो लिस्ट जो है वो एंडलेस है। तो ये एंडलेस लिस्ट क्यों बन रही है? क्योंकि प्लास्टिक के पास प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी शेप और साइज़ में आप इसको मोल्ड करना चाहो आप मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि ईजिली इनके ऊपर जो भी कलर आप करना चाहो तो वो कलर करना भी पॉसिबल है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि प्लास्टिक्स आर क्वाइट चीप एंड ईजीली मेड, सस्ते भी होते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। तो जैसे कि हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, रेयॉन के लिए हमने पढ़ा था कि वो सिल्क का इमिटेशन है। हमने बात करी थी एक्रेलिक फाइबर की जो कि वूल फाइबर का इमिटेशन है। तो नेचुरल वूल जो प्योर वूल होती है और जो नेचुरल सिल्क है, जो प्योर सिल्क है, वो काफ़ी महंगी होती है। इतनी महंगी होती है कि केवल जो अमीर लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये चीज़ आप बोल सकते हो कि नहीं होती है। तो इसलिए रेयॉन फाइबर और एक्रेलिक फाइबर का जो है कंसेप्ट निकल करके आया कि रेयॉन फाइबर्स और जो हमारे एक्रेलिक फाइबर हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इनको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, लेबोरेटरीज़ में बनाया जाता है। तो बनाना इनको सबसे पहली बात तो आसान है, प्लस हम ये भी बोलते हैं कि इनसे बने हुए जो फैब्रिक हैं वो कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। तो इनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और दिखने में रेयॉन जो है सिल्क जैसा ही होता है, अपीयरेंस उसकी सिल्क जैसी ही है। एक्रेलिक की भी हमको जो अपीयरेंस है वो ऊन जैसी ही दिखाई पड़ती है। कभी कभी तो एक्रेलिक फैब्रिक और वुलन जो नेचुरल जो प्योर वुलन फैब्रिक है उनके बीच में हमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। हमको लगता है सेम स्वेटर तो हैं, तो ये वाला महंगा क्यों है और ये वाला इतना सस्ता क्यों है। तो वो सस्ता इसीलिए क्योंकि वो एक्रेलिक फैब्रिक का बना है और वो प्योर वूल फैब्रिक का बना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे बात करी गई है कि प्लास्टिक जो है सस्ते होते हैं और आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सिंथेसिस इनका जो है ना फॉर्मेशन काफ़ी आसान होता है, मैन्युफैक्चरिंग आसान होता है और सस्ते भी मिलते हैं। सस्ते मिलते हैं तो हर कोई जो है ना इनको ख़रीदने की उसमें जो है ना रेडी रहता है। पहले तो किसी भी शॉप पे चले जाओ तो जो पॉलीथीन वगैरह है उसके तो चार्जेस लोग लेते ही नहीं थे। पॉलीथीन बिल्कुल फ्री, कि सामान लिया है तो साथ में पॉलीथीन तो आएगी ही आएगी। आजकल जब पॉलीथीन को जो है ना बोला जा रहा है कि भाई जितना हो सके पॉलीथीन को जो है ना कम, हम प्लास्टिक को जो है ना कम से कम यूज़ करें। पॉलीथीन वगैरह के लिए लोगों से बोला जाता था कि भाई आप जो है ना अपने घरों से जब भी शॉपिंग के लिए निकलते हो तो अपने अपने पर्सनल शॉपिंग बैग्स लेकर के जाओ। शॉपिंग बैग्स भी कैसे हों, कपड़े के बने हों, जूट के बने हों, या जो अगर थोड़ा सा सामान लेना है, हल्का सामान लेना है तो जो पेपर बैग्स होते हैं वो लेकर के जाओ। लेकिन लोग उस पर भी नहीं माने। तो फिर शॉपकीपर से बोला गया कि आप एक काम करो, आप जो है ना पॉलीथीन के ऊपर चार्जेस लगा दो कि सामान आप ले जाओ यहाँ से, लेकिन अगर आपको सामान चाहिए है पॉलीथीन के अंदर, शॉपिंग बैग के अंदर, तो उस शॉपिंग बैग के पॉलीथीन के जो है ना चार्जेस लगेंगे। तो 4 से 5 रुपये आजकल हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो पॉलीथीन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना लोगों की थोड़ी सी वो मजबूरी आ जाती है कि अरे यार 4-5 रुपये कौन दे एक पॉलीथीन के, चलो अपने घर से ही जो है ना झोला लेकर के जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि 4 से 5 रुपये दे भी देते हैं। तो फिर सरकार ने बोला कि एक काम करो, पॉलीथीन रखना ही बंद कर दो। जब आप रखोगे ही नहीं तो लोग अपने घर से मजबूर होकर के अपने अपने कैरी बैग्स या शॉपिंग बैग्स लेकर के आएंगे। तो प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स या ग्लासेस से काफ़ी सस्ते रहते हैं ये। प्लास्टिक्स कैन ऑल्सो बी मेड much more easily than metals. To these properties, plastics are now widely used for making many of the household and industrial tiles which were earlier made from metals. तो बेसिकली सस्ते होते हैं, बनाना आसान होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। इसीलिए जो है ना हाउस होल्ड लेवल पे भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं प्लास्टिक की, और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम बोलते हैं कि जो चीज़ें पहले मेटल से बनाई जाती थी आज वो प्लास्टिक से बनाई जा रही हैं। For example, buckets in our homes were earlier made from iron metal sheet, but these days most of the buckets are made of plastics. अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपके हो सकता है कुछ घरों में आज भी जो है ना गांव वगैरह में जो बाल्टियां होती हैं वो आयरन की ही बनी होती है, भारी भारी लोहे की बाल्टियां होती हैं। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है वो लोहा है ना, और कभी ना कभी तो वो ख़राब होगा, जंग वगैरह लग जाएगी, प्लस वो भारी भी बहुत होता है और महंगा भी होता होगा। तो उस चीज़ को जो है ना रिप्लेस किया है किसने, प्लास्टिक की बाल्टियों ने। आज के टाइम पे हम सभी के पास घरों में प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं, प्लास्टिक बकेट्स होती हैं, है ना। हल्की भी होती हैं, अलग अलग शेप की आती हैं, साइज़ की आती हैं, कलरफुल होती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो देखा जाए तो जो भी, मैं आपको हमेशा से यही बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं या हम सिंथेसाइज करते हैं उसमें हम जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं वो सब उसमें डाल सकते हैं। जो नेचुरली चीज़ें मिलती हैं
उनमें जो है ना हम एज सच कोई भी डिज़ायरेबल अपना कैरेक्टर नहीं डाल सकते, क्योंकि जिस फॉर्म से वो नेचर में आई है हमें उसे उसी फॉर्म में एज इट इज़ यूज़ करना पड़ता है। अब प्लास्टिक का तो ये है ना कि पूरे तरीके से जो है ना हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो जो शेप बोलो, जो साइज़ बोलो, जो कलर बोलो, उस कलर में मिल जाएगा। प्लस हम बोलते हैं कि सस्ता हो रहा है और हल्का हो रहा है, तो मच बेटर है प्लास्टिक की बाल्टियाँ देन लोहे की बाल्टियों से, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में एक लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्लास्टिक्स की, जो कि है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हल्की होती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं या वो ड्यूरेबल नहीं होती हैं। कहते हैं ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात है कि एक बार खरीदो और वो लंबा चलेगा। तो लोगों की ऑब्वियस सी बात है, यही मेंटेलिटी होती है कि हम एक बार पैसा खर्च करें और वो चीज़ कैसी हो, काफ़ी मजबूत हो और काफ़ी लंबी भी चले। तो प्लास्टिक्स हैव लो डेंसिटी सो दे आर लाइटर देन मेटल्स। मेटल से हल्की होती हैं ये, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है। प्लास्टिक की कोई चीज़ अगर आप एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उस पानी भरे कंटेनर में अगर आप एक प्लास्टिक का कोई भी कंघी डाल दो या कोई टॉय डाल दो, तो वो जो प्लास्टिक है वो पानी के ऊपर तैरेगा। वहीं अगर आप एक लोहे का बना हुआ या कोई एक आइटम डाल दो, है ना, हथौड़ा डाल दो या आयरन नेल डाल दो, वो एकदम नीचे जा कर के पानी में सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, वो हल्का रहेगा। और मेटल की डेंसिटी हम बोलते हैं कि ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो नीचे जा कर के सेटल हो जाता है। प्लास्टिक्स ऑल्सो हैव गुड स्ट्रेंथ एंड दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, लंबा चलने वाला। स्ट्रेंथ भी इनकी बढ़िया होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस, ईजीली अवेलेबल, light weight, good strength, durability and corrosion resistance of plastic that the plastic containers are preferred for storing food, water, milk, jams, juices, pickles, squashes and soft drinks etc. पहले के टाइम पे आपने अगर देखा होगा तो अचार वगैरह को स्टोर करने के लिए जो है ना कांच के बर्तन यूज़ किए जाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते थे, है ना। अगेन वही वाली बात है कि वो बहुत ही टाइट हुआ करते थे। और चीनी मिट्टी का अगर हम यूज़ करेंगे, ग्लास के बर्तन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एयर टाइट नहीं होते थे। तो अगर एयर टाइट नहीं होंगे तो आसानी से जो है ना मॉइस्चर वगैरह अंदर चला जाएगा पिकल्स वगैरह में और वो ख़राब हो जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो प्लास्टिक के बर्तन आने लगे हैं तो वो एयर टाइट आप बोल सकते हो कि कंटेनर्स होते हैं, है ना, और एयर टाइट होते हैं, प्लस वो हल्के होते हैं, सस्ते भी आते हैं। तो कितना भी उनमें अचार आपको स्टोर करना है साल भर का आप कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे प्लास्टिक्स अनरिएक्टिव भी होते हैं ना। तो आपके अचार में चाहे जितना भी मसाला क्यों ना हो, जितना भी ऑयल क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के साथ प्लास्टिक के कंटेनर्स जो है ना रिएक्ट नहीं करते हैं। प्लस एयर टाइट होते हैं, तो कोई भी मॉइस्चर, कोई भी आप बोल सकते हो कि माइक्रोब अचार के अंदर नहीं जाएगा और जो अचार है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसकी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी हैं प्लास्टिक्स की, इसीलिए इसका जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। बीइंग लाइटर देन मेटल्स, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स। कि प्लास्टिक मेटल से हल्का होता है, इसलिए कार बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में या स्पेस क्राफ्ट बनाने में भी आजकल प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है। मतलब अच्छी क्वालिटी वाला प्लास्टिक, ये टॉय वाला प्लास्टिक नहीं, कंघी वाला प्लास्टिक नहीं, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, हल्का है, ड्यूरेबल है, सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम चाहते हैं किसी भी मटेरियल से। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, हमारी प्लास्टिक्स की। आई होप सभी को समझ में आई होंगी। अब इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हमारे इस चैप्टर के 2 छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं एनवायरनमेंट वाले, कि किस तरीके से हमारे जो प्लास्टिक्स हैं वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन कॉज करते हैं, डिग्रेडेबल हैं या नहीं है, जो भी है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे notes be available. So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.